फिजिक्स का एमसीक्यू हम लोग आज से शुरू करते हैं। बायोलॉजी के मैं 400 एमसीक्यू कंप्लीट करवा चुका हूं और घटना चक्र से तो बायोलॉजी का मैंने पूरा सेक्शन ही कंप्लीट करवाया हुआ है। एक्चुअली में जो मैंने चैनल पर वीडियो बनाना शुरू किया था वो घटना चक्र के साइंस एमसीक्यू का ही शुरू किया था, तो उसमें मैंने फिजिक्स का भी लगभग में कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है फिजिक्स घटना चक्र के बुक जो आती है साइंस से उससे, और बायोलॉजी भी कंप्लीट है। हाँ, शुरू में मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें थोड़ी सी आवाज़ कम है, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। और इस बुक से, रुकमनी के बुक से हमने बायोलॉजी के 400 एमसीक्यू कंप्लीट करवाए थे कल। आज से फिजिक्स शुरू करते हैं। इसके भी 500 से 600 एमसीक्यू हम लोग करेंगे। आप लोग बोलते हो साइंस का एमसीक्यू करवाओ, फिर देखना छोड़ देते हो वीडियो, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ जाता है। ये चीज़ सही नहीं होता है, आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। और ये फ्री में पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा चैनल पर, कल परसों मैं दे दूँगा आपको पीडीएफ। ओके, पहला क्वेश्चन है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रस्तुतकर्ता। तो हिंदी खराब लिखा है, पूछा है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था, तो ये दिया था न्यूटन ने, सी होगा। सेब वाला किस्सा याद होगा, सेब गिरा था और न्यूटन ने देखा तो बोला कि गुरुत्वाकर्षण होता है कुछ। बताओ, हमारे यहाँ गिरता सेब तो क्या होता, उठा के खा लेते। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर ही होता है। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए, दूरी दोगुनी हो जाए, है ना, तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसमें रेडियस का स्क्वायर है। तो रेडियस अगर दोगुना कर दो तो देखो 4 से डिवाइड हो जाएगा वो, इसीलिए बोला है उसने कि रेडियस जब दूरी बढ़ जाएगी 2 गुने से तो ग्रेविटेशन जो है वो 4 गुने से कम हो जाएगी। तीसरा हो गया। चौथे नंबर पर क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है ना वो कभी बदलता नहीं है। भार से भिन्न होता है क्यों, ये पूछा है आपसे। तो पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है, किंतु भार एक बल है। समझ गए ना, भार क्या होता है, एक बल होता है जो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, जबकि द्रव्यमान क्या होता है, उसका मापक होता है, मात्रा का मापक होता है। जैसे अगर मान लो लोहा लेके गए 1 किलो द्रव्यमान वाला चांद पर, तो लोहे का जब पृथ्वी पर लाओगे तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, भार भले ही बदल जाए उसका चंद्रमा पर। ओके, किसी पिंड का भार, 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी ऐसे चपटी है ना, ऐसे पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी का सेंटर ये है, तो सेंटर में पृथ्वी के निकेल है और लोहा है, ये चुंबक की तरह काम करते हैं, इसी के कारण पृथ्वी पर इतना ज़्यादा ग्रेविटी मिलता है। तो जहाँ से सेंटर नज़दीक होगा वहाँ पर ग्रेविटी अधिक लगता है, जहाँ से सेंटर दूर होगा पृथ्वी का वहाँ पर ग्रेविटी कम लगता है। समझ में आ गई, इसलिए विषुवत पर ग्रेविटी कम लगेगा। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी दिया हुआ है कि उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। पृथ्वी ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है, नहीं, मैंने पहले ही कारण बता दिया है आपको। किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव पर विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, WP पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मुख्य रूप से ये है। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट कहाँ, ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रही हो। तो लिफ्ट जब ऊपर जा रहा होगा तो आपका भार अधिक महसूस होगा, और लिफ्ट जब तेज़ी से नीचे आएगा तो आपका भार हल्का महसूस होगा। गोल गोल वाला झूला याद करो, जो बड़ा सा होता है, आकाश झूला जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ। जब ये झूला ऊपर जा रहा होता है तब तो आप मज़े लेते हो, जैसे ही झूला नीचे की तरफ आने लगता है तो आप भी ऊपर की तरफ देखने लग जाते हो। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, जब एक समान वेग से त्वरण से ऊपर की ओर गमन करे, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाता है। अभी मैंने स्पष्ट किया था। एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बांधी हुई है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है। गेंद का कोणीय वेग बढ़ जाएगा या घट जाएगा। एक कील ले लो,
कील से एक बांधा हुआ है, इसको घुमा रहे अचानक से रोक देंगे तो ये धागा धीरे धीरे कील पर क्या होगा, ऐसे ऐसे लिपट जाता है। यही पूछा है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। जितना इमेजिनेशन कर लोगे फिजिक्स उतना ही आसान लगेगा आपको। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोणीय वेग जो होता है वो बढ़ जाता है। उंगली पर किसी चीज़ को बांध के कभी नचाया होगा ना, रस्सी में बांध के, तो वही होता है ये। एक गोल पीपे बैरल को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, क्यों? पीपा देखा होगा, पीपा पुल भी बनता है, इसको लुढ़काना आसान होता है, क्यों? ये पूछा है आपसे। तो सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन होता है की तुलना में लोटनी घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। किसी चीज़ को लुढ़का के ले जाना आसान होता है ना कि खींच के ले जाना। खींच के ले जाना मुश्किल क्यों होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण कठिन होता है। ओके। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना क्या कहलाती है? तो जड़त्व के गुण को दिखाती है। जड़त्व का गुण क्या है? ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, उससे को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। हम लोग बोलते हैं ना जड़त्व बुद्धि का इंसान है, मतलब ये कुछ नया सीखना नहीं चाहता है, मतलब कि रुका हुआ। कोई भी वस्तु अगर रेस्ट पोजीशन में है, अगर कुर्सी रखा हुआ है तो तब तक रखा रहेगा जब तक आप उसको हाथ से हिलाओगे नहीं। तो यही चीज़ है। तो जब गिलास रखा हुआ होता है तो उसको जो उसके नीचे के चादर है उसको आप अगर लगभग में न्यूनतम समय में खींच लोगे तो गिलास वैसा का वैसा ही रह जाएगा, वो अपनी जगह परिवर्तन नहीं करेगा। किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो उसका संवेग 2 गुना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक अवधि के लिए लगे तो ये पिंड क्या हो जाएगा? एक समान संवेग से गतिमान हो जाएंगे। ओके। 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई, हमें ये नहीं करना न्यूमेरिकल। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। और इंग्लिश मीडियम के लिए जो लोग बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम का ना तो मेरे पास मटेरियल मिल पाता है बीपीएससी का जल्दी, और ना ही मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ कि मैं झूठ बोल के तैयारी नहीं करवा सकता। देखो, एक पीडीएफ पर मैं फ़ोन में बनाता हूँ, इसलिए मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है बाई लैंग्वेज लेकर चलना। जिस दिन मैंने कंप्यूटर पर या स्लाइड बना कर शुरू किया, आपको गारंटेड मैं इंग्लिश मीडियम में भी कंटेंट दूंगा। फ़ोन पर पीडीएफ बनाता हूँ और उसी से पढ़ाता हूँ, और मेरे पास संसाधन नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बना पाता हूँ इंग्लिश मीडियम के लिए। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना। हर बार आप लोग बोलते हो कमेंट में आकर, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं आप लोगों के लिए नहीं कर पा रहा हूँ। करूँगा ज़रूर आने वाले समय में। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती रहती है। चाबी वाले कार भी देखे होंगे, तो हम क्या करते हैं? ऊर्जा संग्रहित होती रहती है जब हम चाबी भरते हैं। फिर वो धीरे 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 क्या होता है? स्प्रिंग धीरे 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 रोटेट होती है, जिससे गाड़ी चलती है या घड़ी की सुई घूमती है। ओके। पहले के घड़ी देखा होगा आपने, अब तो शायद आज के जनरेशन देखा भी नहीं होगा आज के लोगों ने, जो घड़ी में चाबी कैसे भरी जाती थी। स्थिर आलंब से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल यानी दोलन रहा हो तो पदार्थ को क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होती है। देखो, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत ही खराब लिखा है इन्होंने, समझ रहे हो ना? पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है, जिससे क्या होता है? अस्थायित्व, स्थिरता में वृद्धि हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेंटर ऑफ मास के एस्टैब्लिश करने के लिए ही आदमी झुकता है आगे की तरफ। जैसे ऐसे झुक जाएगा तो सेंटर ऑफ मास उसका यहाँ रहेगा। अगर स्ट्रेट खड़ा रहेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास पीछे थोड़ा सा भी शिफ्ट हुआ तो लुढ़क जाएगा वो। ओके। भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के घूर्णन का आवर्तकाल कितने दिनों का होता है? तो 24 घंटे का होता है। परिक्रमारत अंतरिक्ष यान उपग्रह से एक सेब पिंड बाहर छोड़ा जाए तो वह यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा। क्यों? क्योंकि यान में जो कोई सेब रखा हुआ है वो तो उसी रफ्तार से घूम रहा है ना, तो उसको जब आप खिड़की से गिरा दोगे तो वो उसी रफ्तार से वहीं पर घूमने लग जाएगा अंतरिक्ष में। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है, तो डेंसिटी भी बढ़ती है। डेंसिटी बढ़ती है गहराई में जाने पर और खारापन के बढ़ने पर। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा।
ये देखो रीजन क्या दिया हुआ है, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी के पानी के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, क्योंकि खारा पानी होता है। समुद्र में तैरना आसान होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आंसर में देगा क्या कि क्योंकि घनत्व ज़्यादा होता है। समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है, क्योंकि घनत्व ज़्यादा होता है। लॉजिक ध्यान देना, कॉन्सेप्ट को समझना, उस पर क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं। इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि क्यों तैरेगी, इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है। जब भी किसी चीज़ का किसी से घनत्व ज़्यादा होगा तभी वो उस पर तैर सकता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होती है, वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। जब वायुयान सबसे ऊपर होती है तो वायुयान के अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ रहता है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहे तो लोगों का दम घुटने लग जाता है, समझ रहे हो ना। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र, इसका आंसर है बैरोमापी, जिसको कहा जाता है बैरोमीटर कहा जाता है। एक्चुअली में क्या कहा जाता है, बैरोमीटर। अगला है, हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं, क्यों। हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब होता है लेकिन हम क्यों नहीं महसूस कर पाते हैं। हमारे शरीर में रक्त का जो दाब होता है, ब्लड का प्रेशर, वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। किसी पिंड का अधिकतम भार क्या होगा, निर्वात में होता है किसी पिंड का अधिकतम भार। भिन्न धातुओं के बने 1-1 किलोग्राम के 4 घन क्यूब जल में तौले जाएं तो क्या होगा, न्यूनतम घनत्व वाले जो घन बनेगा, क्यूब बनेगा, का भार न्यूनतम होगा, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। घन यानी कि यहाँ पर क्यूब दिया है, घन एक छोटा सा ब्लॉक। ओके। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्न में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा, तो सी 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख को ऊपर उठा कर लेकर जा सकता है। जितना बड़ा गुब्बारा बांध दोगे तो छोटे से बच्चे को भी उड़ा सकता है। किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावनता क्या होगा, एक समान ही रहता है, ना तो बढ़ता है ना घटता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पारे की 2 बूंद को संपर्क में लाने पर, संपर्क लिख दिया है, संपर्क में लाने पर संपर्क होगा, वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनती हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण है द्रवों द्वारा क्या लिखा हुआ है, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। पारा का क्या होता है कि वो न्यूनतम क्षेत्रफल पृष्ठीय बना कर रखना चाहती है, इसलिए जब उसके 2 बूंदों को लाओगे या किसी भी द्रव के 2 बूंदों को लाओगे तो वो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। कांच के स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण क्या होता है, तो ये अभी मैंने बताया ना, पारा जो होती है वो खुद को ऐसे रखना चाहती है, जबकि जल जो होती है वो खुद को ऐसे रखना चाहती है, समझना। इसके लिए कुछ बकायदे शब्द है वो मैं बता देता हूँ। कांच के साथ पारे के असंजस की अपेक्षा जल के साथ सौसंजस कोहेसन अधिक है, समझ रहे हो ना। जो जल के साथ जो कांच का ससंजस होता है, कोहेसन, वो ज़्यादा होता है, पारे के साथ कम होता है, इसीलिए ये चीज़ होता है। क्रिकेट की घूमती प्रचक्र कमान स्पिनिंग गेंद का वायु में इधर उधर उछाल, दोलन, स्विंग निम्नलिखित के आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। तो बर्नौली प्रमेय, जो बर्नौली का प्रमेय है, उसके द्वारा, बर्नौली के थ्योरम के द्वारा इसको स्पष्ट किया जा सकता है। जो बॉल जो स्पिन होती है ना, उसी के बोल रहा है। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक क्या होगा, गाड़ी की ओर गिर सकता है। ओके, गाड़ी की ओर गिर सकता है। भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर उछलती है क्योंकि, क्यों ऐसा होता है, ऐसा उसके अपने प्रत्यस्थ गुण के कारण होता है। ओके। एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को किसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने से छेद का व्यास क्या होगा। एक वृत्ताकार धातु की प्लेट जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद है, उसको गर्म करने से छेद का व्यास बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होगा, फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ कर देगा। एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या हो जाएगा, पूर्ववत ही बना हुआ रहेगा। ये क्वेश्चन था 67 बीपीएससी का। किसी झील की बर्फ जमी सतह का ताप
-15 डिग्री सी हो तो इसके ठीक नीचे झील में जल बर्फ़ के संपर्क के जल सतह का ताप क्या होगा, तो ये होगा 0 डिग्री सी। जहाँ पर बर्फ़ का संपर्क हो रहा है जल से, वहाँ पर तापमान क्या होगा, 0 डिग्री सी होगा, और ऊपर तापमान क्या होगा, -15 डिग्री सी। बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। झील में जो तल उसका बर्फ़ ऊपर जम जाएगा, लेकिन उसका तली का जो भाग है वहाँ पर जल ही रहता है, इसलिए उसी में मछलियाँ रहती हैं और मरती नहीं हैं वो ठंड में। क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक किया जाए, 8 डिग्री सी से 0 डिग्री सी पर जा रहे हैं तो क्या होगा, जल का आयतन 4 डिग्री सी तक कम होगा, तब उसके बाद जल का आयतन बढ़ता है। ओके, जल का आयतन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो 4 डिग्री सी पर ही होता है। निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो पारा, बी होगा। पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है क्योंकि पायरेक्स क्या होता है, गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है। 45 है, रेफ्रिजरेटर का प्रतिशत यानी कि फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है, क्यों। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर वाला सेक्शन आपने देखा होगा, आपके फ्रिज में भी होगा बर्फ़ वाले सेक्शन, ये सबसे ऊपर क्यों होता है फ्रिज में, यही पूछा है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिससे यह संवहन धारा कन्वेंशन करंट के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। ओके, इवैक्यूएटेड विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है, तो चालन से, संवहन से, विकिरण से। ऊष्मा का संचरण निर्वात के माध्यम से नहीं होता, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, कैसे ऊष्मा आती है, तो ये इसका आंसर दिया हुआ है सी, यानी कि विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का संचरण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफ़ी एक साथ डाली जाती है। चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किया होता है। कुछ समय बाद कॉफ़ी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी, जिसका पेंट क्या होगा, अपरिष्कृत काला होगा। वहाँ पर सबसे तेज़ी से जो कॉफ़ी होगी वो ठंडी हो जाएगी। अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज़ पर रखा जाए तो किसी निम्नलिखित तरीके से उसकी ऊर्जा नष्ट होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन के द्वारा कॉफ़ी का ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और वो ठंडी हो जाएगी। एक प्याले में चाय 90 डिग्री सी से 80 डिग्री सी तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है, तो 70 से 60 तक ठंडा होने में लगने वाला समय क्या होगा, तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा। इसमें क्या लिखा, 1 मिनट में ठंडी होती है ना, तो 49 का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो 1 मिनट में होती है तो लगने वाला समय 1 मिनट से अधिक होगा। 70 से 60 आने में उसको 1 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा। 90 से 80 तक 1 मिनट लगेगा उसको। ऐसा क्यों होता है, न्यूटन के शीतलन का नियम के अनुसार ऐसा कहा है इन्होंने। न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार किसी द्रव की वाष्पन दर क्या होती है, उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। द्रव के तापमान पर, चारों ओर के वायु के ताप पर, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर। मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि, तो घड़े के छिद्र से जल बाहर आकर वाष्पित होता रहता है, इसीलिए जल ठंडा रहता है घड़े में। ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है, क्यों। ये 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, ध्यान से करना। हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने के वाष्पन में वृद्धि कर देता है। पसीना जब सूखता है तो ठंडक महसूस होती है इसी कारण से। और कुत्ता जो जीभ निकाल कर हाँफता है तो भी उसको ठंडक महसूस होती है, वो भी यही रीज़न है। तो दोनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं कि जल का जब वाष्पन होता है तो वो टेम्परेचर कम कर देता है। हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का क्या होता है, भी तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो। आर्द्र होगी मतलब ड्राई जब होगा ना, और आर्द्र होगा मतलब उसमें थोड़ी सी उमस हो और तापमान अधिक हो, तब सबसे ज़्यादा पसीना आता है। तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में भी ठंडा रहता है क्योंकि, तो सतह का जल वाष्पित होता है, परिणाम स्वरूप ठंडा हो जाता है। जल के सतह द्वारा आवेशित ऊष्मा जल की ओर संचालित होती है। तली का जल ठंडा होता है और संवहन धाराओं से ऊपर आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 54 का। 54 का आंसर दिया हुआ है ए, यानी कि वही रीजन, एक ही रीजन से जल ठंडा रहता है, वाष्पीकरण से। ओके, वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप पर क्या होती है,
में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप में अगर वृद्धि होती है तो बढ़ जाती है, यानी कि जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी अगर गर्म वायु होगी तो। समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो नाम से ही स्पष्ट है, अपेक्षित आर्द्रता की। अपेक्षित आर्द्रता। जल का क्वथनांक 57 का आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। जल का क्वथनांक मतलब जल जब ऐसा पॉइंट जहाँ पर जल वाष्प में बदल जाए, ये क्वथनांक एयर प्रेशर पर डिपेंड करता है। ओके, प्रेशर कुकर का सिद्धांत यही है। प्रेशर कुकर का प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसलिए इसमें पानी उबल के उड़ नहीं जाता है, बल्कि खाना तेज़ी से पकता है। समझ रहे हो ना, कम तापमान पर भी। तो वायु का जो दाब होता है उस पर जल का क्वथनांक निर्भर करता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। बी होगा। पहाड़ों पर इसीलिए वायु दाब कम होता है, तो पानी जो है वो कम तापमान पर ही वाष्पीकृत हो जाती है। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा सीधे प्राप्त होती है? तो सूर्य से सीधे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। एनर्जी का सोर्स सूर्य होता है जो सीधे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से इस प्रकार भिन्न है। किस प्रकार प्रकाश की तरंग भिन्न होती है ध्वनि तरंगों से? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से भिन्न है। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट, यानी कि लाइट को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि साउंड को माध्यम चाहिए। निम्न में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है? वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो इंफ्रारेड की सबसे ज़्यादा होगी, इंफ्रारेड की। क्योंकि देखो, अगर ये स्पेक्ट्रम बनाते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम साइंस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में आप लोगों ने, गामा आता है, उसके बाद एक्सरे आता है, फिर यूवी आता है, अल्ट्रा वायलेट। अब वायलेट के बाद क्या आएगा? वायलेट आएगा, यानी कि विजिबल आ गया। विजिबल के बाद, विजिबल में सबसे लास्ट में कौन सा आता है? रेड आता है। तो रेड के बाद कौन सा आ जाएगा? इंफ्रारेड का मतलब ही होता है रेड के बाद, तो इंफ्रारेड आ जाएगा सबसे अंत में। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है, तो वो कौन सी परत होती है? आयन मंडल कहलाती है, आयनोस्फीयर जिसको कहा जाता है। रात्रि में रेडियो रिसेप्शन अभिग्रहण में कुछ सुधार हो जाता है। क्यों? क्योंकि रात्रि में सूर्य की रोशनी अनुपस्थित रहती है, और सूर्य की रोशनी जब उपस्थित होती है तो रेडियो किरणों को कमज़ोर कर देती है। ओके, और ये जो आयन मंडल परत होते हैं ना, डी परत, ई परत और एफ परत, ये कमज़ोर हो जाती हैं दिन में। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। दिन के समय सूर्य का प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक प्रभावित करती है। टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थान पर साधारणतः नहीं प्राप्त होते हैं। क्यों? पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते हैं। पृथ्वी वक्र है, ये तो पता होगा ना, ऐसे है। रेडार का प्रयोग क्यों होता है? तो वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान व स्थिति निर्धारण के लिए रेडार का उपयोग किया जाता है। रेडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका आविष्कार सर रॉबर्ट वाटसन वॉट ने किया था। बंद कमरे की खिड़की में एक छोटा छिद्र कमरे से बाहर की वस्तुओं का कमरे के सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है प्रकाश का ऋतुरेखीय संचरण, रेटिलाइनर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए यहाँ पर समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना का भाग दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि चंद्रमा जो है वो सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेगी, तो उसका बाही का जो चारों तरफ का किनारा रिंग होता है ना, बस वही दिखाई देता है। इसी को कोरोना कहा जाता है। कोरोना कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किरीट या कोरोना कहा जाता है। समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब कैसी होती है? तो आभासी होती है, इमेजनरी। आभासी का मतलब क्या होता है ये नहीं पता होगा। आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ओके, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की कम से कम आधी तो चाहिए ही। अगर आप 6 फीट लंबे हो तो 3 फीट आपको शीशा चाहिए अपने आप को पूरी देखने के लिए। यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस वेग से आएगा? तो वो आएगा 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग से, 2 गुनी रफ्तार से।
कमरे के अगल बगल की 2 दीवारों पर समतल दर्पण लगे हैं और आप कमरे में हैं तो आपको दिखाई देने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनगिनत होगी, अनगिनत ही होगी। कितनी होगी? 70 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया हुआ है डी, अनंत हो जाएगा। ये आपने देखा होगा अगर गए होगे बाल कटवाने तो। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब हमें चाहिए, आभासी नहीं चाहिए, तो अवतल दर्पण चाहिए उसके लिए। दंत चिकित्सक किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु तो उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण लगा होता है पीछे की चीज़ें देखने के लिए। कार के हेडलैम्प में कौन सा दर्पण होता है? तो पैराबोलिक अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण ही होता है। हेडलैम्प में आगे का लाइट में कौन से दर्पण होती है? अवतल दर्पण होती है पैराबोलिक रूप शेप में, जिससे लाइट सीधा जाए, जिससे सामने वाले की आंख पर ना पड़े। ओके, अगला है जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा भाग कैसा दिखता है? जल की सतह की ओर मुड़ी प्रतीत होती है। तो बी आंसर होना चाहिए। 75 का आंसर क्या दिया हुआ है? बी ही होगा कि थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है जल की सतह की ओर। ये जरूर ध्यान में रखना, जल की सतह की ओर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता रहता है। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। वायुमंडल में जो रिफ्रैक्शन होता है उसके कारण से हमें सूर्य दिखता रहता है, जबकि वास्तविकता में सूर्य डूब चुका होता है। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कैसी होती? कोई परिवर्तन नहीं होता। वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर कोई होता ही नहीं, फिर दिन की अवधि तो वैसे ही होती। वैसे दिन की अवधि किससे डिसाइड होती है? पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उससे डिसाइड होती है। पृथ्वी के किससे? घूर्णन से दिन की अवधि डिसाइड होती है। ओके, और सूर्य की स्थिति कहाँ पर है? विषुवत पर है या कर्क पर है, मकर पर है, इससे दिन की अवधि डिसाइड होती है। क्षितिज के निकट होने पर सूर्य व चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल प्रतीत होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपवर्तन। ओके, इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का क्या करवाती है? परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही। इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल है, जो जल की बूंदें होती हैं वायुमंडल में, इसीलिए वर्षा के बाद इंद्रधनुष बनता है ना। जल की जो बूंदें होती हैं इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परिप्रेक्षण, ये दोनों ही घटना होती है, तब जाके इंद्रधनुष दिखाई देता है। वर्षा के रुकने के उपरांत इंद्रधनुष तो सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देगा। अगर सूर्य पश्चिम में है तो आपको इंद्रधनुष पूरब में दिखाई देगा, और अगर सूर्य पूरब में है तो आपको इंद्रधनुष पश्चिम में दिखाई देगा। कांच प्रिज्म में होकर श्वेत प्रकाश के गुजरने पर यह वर्णों में बिखर जाता है, क्योंकि भिन्न वर्ण का प्रकाश कांच में भिन्न वेग से गमन करता है। निम्नलिखित वर्ण अनुक्रम में कौन सा क्रम उचित रूप में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नीला, हरा, पीला। प्राथमिक वर्ण कौन से होते हैं? तो वे हैं जो अन्य वर्णों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते हैं। जैसे प्राथमिक वर्ण लाल, नीला और हरा है। ओके, 3 प्राथमिक वर्ण कौन कौन से हैं? तो नीला, हरा व लाल हैं। प्राइमरी कलर्स जिसको कहा जाता है। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल रेटिना के सदृश होते हैं? तो ये होता है फिल्म का जो भाग, फिल्म जो होता है रील, वो रेटिना के जैसे ही होता है। जब कोई व्यक्ति बाहर तेज प्रकाश से एक अंधेर कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ देर तक वो स्पष्ट देखना पाने में समर्थ नहीं होता है। अचानक से लाइट से अंधेरे में आओगे तो नहीं देख सकते हो, है ना। तो ये क्यों होता है? तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति तेज प्रकाश से एक कमरे में प्रवेश करता है, कुछ देर तक स्पष्ट देख पाने में समर्थ नहीं होता। इसका कारण होता है परितारिका, जिसको आइरिस द्वारा पुतली को तुरंत न फैला पाना। आइरिस द्वारा पुतली को तुरंत न फैला पाने के कारण जो अंधेरे में आपको तुरंत से दिखाई नहीं देगा। नेत्र का समायोजन, तो इसका आंसर हो जाएगा रोमाक पेशियों, क्लेवरी मसल्स के द्वारा होता है। ओके, वृद्धावस्था में लिखने व पढ़ने हेतु चश्मा, ऐनक लगाना पड़ता है, क्योंकि
तो अब तो इसी अवस्था में लगानी पड़ जाती है। नेत्र के समायोजन क्षमता में कमी आ जाती है, वृद्धावस्था में तो लगाना पड़ता है, इसका ये रीज़न दिया हुआ है। और अगर इस अवस्था में लगता है तो उसका रीज़न अलग हो सकता है। वृद्धावस्था में समायोजन नहीं हो पाता है नेत्र का, इसलिए लगाना पड़ जाता है। आकाश के नीलिमा का कारण, तो बी, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अन्य वर्णों की अपेक्षा नीले वर्ण का अधिक प्रकिरणन, स्कैटरिंग। ओके, जरूर ध्यान में रखना है इसको। अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स को बाह्य अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? तो बिल्कुल काला दिखाई देगा, काला दिखाई देता है। बाह्य अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष यात्री सभी दिशाओं में दिन के समान समय तारे देख सकते हैं। ओके, बाह्य अंतरिक्ष में है तो सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल अभ्यायुक्त प्रतीत होता है। क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सूर्य के प्रकाश को अधिक मोटे वायुमंडल में गमन करना पड़ता है। जब सूर्यास्त होगा तो सूर्य की तिरछी किरण पड़ती है, यानी कि वायुमंडल कैसा हो जाएगा? तिरछी किरण पड़ेगी तो वायुमंडल में ज़्यादा देर तक रहेगी, तो इसके लिए क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है और पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसीलिए नारंगी लाल अभ्यायुक्त हो जाता है। साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? बुलबुलों द्वारा परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंबों, 3 डायमेंशनल इमेज के अभिलेखन की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो होलोग्राफी कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में ऊर्जा का अभिगमन होता है। ध्वनि का तारत्व, पिच का निर्धारण ध्वनि किससे होता है? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया हुआ है कि सी दिया हुआ है कि आवृत्ति से ध्वनि के पिच का निर्धारण होता है। 96 पर हम लोग पहुँच गए हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने के कारण क्या है पूछा है आपसे? तो उच्च आवृत्ति है, मतलब स्त्रियों का स्वर दूर से आप सुन सकते हो पुरुषों की अपेक्षा। ओके, और तीखी आवाज़ होती है थोड़ी सी। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके आयाम से करते हैं, ए आंसर हो जाएगा। ओके, 99 है कि ध्वनि का अधिकतम वेग इस्पात में होता है, जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर ध्वनि का वेग उतना ही ज़्यादा होगा। जहाँ भी डेंसिटी जिस चीज़ की ज़्यादा होगी वहाँ पर ध्वनि का वेग उतना ही ज़्यादा होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। सबसे अधिक लोहा में, फिर भाप में, लोहा के बाद किस में? कांच में होगा, फिर जल में हो जाएगा, उसके बाद से भाप में होगा, फिर वायु में होगा। ध्वनि उच्चतम वेग से क्या हो जाएगा? 30 डिग्री सी पर आर्द्र वायु में गमन करती है। 30 डिग्री टेम्परेचर पर आर्द्र वायु में गमन करती है उच्चतम वेग से। माख संख्या, मैक नंबर, बड़ा ही खराब हिंदी लिखा है, का संबंध किससे है? तो वायुयान के वेग से है, ध्वनि के वेग से होना चाहिए था मेरे हिसाब से। मैक संख्या जो मैक नंबर होता है ध्वनि के वेग से होता है, उसी से बाकी चीज़ों का डिसाइड किया जाता है। अगला है कि प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? तो ध्वनि का परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत परावर्तक सतह के बीच, यानी कि यहाँ पर साउंड बज रहा है और ये सतह है, इसके बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी कि हमें प्रतिध्वनि से सुनाई नहीं देगी, ये पूछा है ना। प्रतिध्वनि जो होती है मूल ध्वनि से अलग सुनाई देगी, एक ही साथ दोनों नहीं सुनाई देगी। इसका मिनिमम 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। कितना? 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। 103 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चमगादड़ अंधकार में भी उड़ सकते हैं क्यों? तो वे अपने द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से अपना मार्ग बदल लेते हैं। ओके, इसीलिए वो अंधेरे में भी उड़ पाते हैं। एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही हो तो सायरन के सामान्य त्वरण तीक्ष्णता की सापेक्ष उसके ध्वनि का त्वरत्व तो क्या हो जाएगा? बहुत ही खराब हिंदी लिखा है, कम हो जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिर के सूखे बालों में कड़ी रबर के कंघी से कंघी करने पर करकराहट की ध्वनि का कारण क्या होता है? तो छोटे छोटे विद्युत स्फुरन ही होते हैं। कंघी को कभी भी ड्राई हेयर में रगड़ोगे तो उसमें एक छोटा सा मैग्नेटिक वो आ जाता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। क्या होते हैं? मैग्नेटिक नहीं होता एक्चुअली में, वो उस पर
चार्ज डेवलप हो जाते हैं। उसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाओगे, पेन के साथ भी हम लोग करते थे ये सब। तो पेन क्या करेगा, फिर उस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ खींचता है। क्यों? क्योंकि उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है, चार्ज डेवलप हो जाता है, ध्यान रखना है इसको। विद्युत परिपथ में संधारित्र कैपेसिटर कंडेंसर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु आवेश का संग्रहण करता है, चार्ज का संग्रह करता है कैपेसिटर। निम्नलिखित में से अर्धचालक कौन है? तो अर्धचालक है सिलिकॉन। 110 नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन यही है। इसके बाद का कल मैं आपको इसका मेगा वीडियो ला दूंगा जिसमें 150 से 200 क्वेश्चंस करीब में होंगे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो ये है कार्बन माइक्रोफोन। ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, बाकी विद्युत पंखा, टेलीफोन रिसीवर और डायनेमो ये तीनों ही आधारित हैं। ओके, 110 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। इसके पीडीएफ में थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है। अगर ये बुक मुझे मिला तो मैं खुद से ही पीडीएफ इसका बना लूँगा और इसका पीडीएफ 2 से 3 दिन में मैं आपको दे दूँगा टेलीग्राम चैनल पर। तो रिवीजन करते रहना, जो भी पढ़ा है उसका पहले रिवीजन करो, बाद में किसी और चीज़ को पढ़ना। ओके, थैंक यू सो मच।